हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों ने कक्षाएं पुरानी देखी होगी और प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे होंगे। हमारे चैनल पर बेसिकली दो प्रकार की प्लेलिस्ट अवेलेबल है सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। एक प्लेलिस्ट है जो मैंने पहले की वैकेंसी के लिए आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाई थी और उसमें ऑलमोस्ट 130 वीडियोस होंगे। वो भी आप प्लेलिस्ट जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर वो सभी टॉपिक जो है मैंने पढ़ा रखे हैं जो इम्पोर्टेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद में अभी न्यू वैकेंसी के लिए हमने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है और यह जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर मैंने कंप्लीट कोर्स स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया है। पहले वाली प्लेलिस्ट में मैंने लैपटॉप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया था। कंटेंट यही था, है ना। पढ़ाई में कंटेंट यही था, टेक्निक यही थी, सब यही था। बस ये है कि माध्यम जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पर बोर्ड आ गया है, वहां पर मैं बैठ के पढ़ाता था। ठीक, चलिए हमने जो है हमारे इस सेट वाले टॉपिक को कंप्लीट किया, रिलेशन फंक्शन इन सभी को कंप्लीट किया, साथ ही साथ इसके पीवाईक्यूज भी कर लिए थे। आज अपन एक बहुत ही शानदार सा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में। और वेक्टर टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो हेडिंग डालेंगे वेक्टर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन आज? वेक्टर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश। तो आज हम सदिश पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आज की क्लास थोड़ी सी लॉन्ग क्लास होगी ताकि अपन जो है इसके अंदर इस टॉपिक को अपन 1 से 2 क्लासेस में पूरा कर ले। ठीक, चलिए। हाँ, काफी दिनों का इंतजार था, है ना। वो इंतजार खत्म हो गया आपका, वापस कक्षाएं शुरू हो गई। बात करते हैं सदिश यानी वेक्टर की। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है ना। आप सोचेंगे सर मैथमेटिक्स में फिजिक्स कहाँ से आ गई? आती है, देखिए बात करते हैं, अभी समझ आ जाएगा। तो बेसिकली जो फिजिक्स है उसके अंदर दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की राशियां होती है। एक राशि होती है जो होती है आपके सदिश राशि, जिसकी बात अपने को अभी करनी है। और एक होती है अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। ठीक है, अब सदिश और अदिश राशियां दो प्रकार की राशियां हैं, जिसमें से अपने को सदिश राशि के बारे में बात करनी है। अदिश राशियों की बात अपने को नहीं करनी है गणित में, क्योंकि गणित के अंदर जितने भी प्रकार के नंबर्स वगैरह हैं वो सब अदिश राशियां ही कहलाती है, तो उनकी बात तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब जब विशेष चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो उसमें फिर किसकी बात करेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास में दिशा और दिशा के साथ साथ आपका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों अवेलेबल होते हैं। तो सदिश राशि का मतलब क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास में दिशा और दिशा के साथ साथ क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो, ऐसी राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। और इसी सदिश राशि के बारे में अपने को आज यहां बात करनी है। इसके उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं कि आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये इस प्रकार की टॉर्क हो गया, ये कुछ इस प्रकार की क्वांटिटीज हैं जो सदिश राशियां कहलाती है। इनके पास में इनकी कुछ वैल्यू भी होती है यानी मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ इनकी एक पर्टिकुलर दिशा भी होती है। ठीक है, तो भौतिक राशियां जो दो प्रकार की है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपके लिए, आप लिख सकते हैं ये उदाहरण के तौर पर कि आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है, इसके बाद में वेलोसिटी यानी वेग, इसके बाद में बल यानी कि फोर्स, इसके बाद में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ईटीसी। ठीक है, इत्यादि जो है इसके उदाहरण है। आपका जो है आप
बल आघूर्ण ले सकते हैं, टॉर्क ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं टॉर्क। ये चैप्टर जो है और आगे के सभी चैप्टर्स में अपन इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हुए चलेंगे ताकि आपके किसी प्रकार की समस्या नहीं आवे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसी वेक्टर्स की जब बात की जाती है तो वेक्टर एक तो डेफिनेशन के तौर पर पढ़ी, लेकिन इसी वेक्टर को ज्यामितीय रूप में यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में अगर हमें बात करनी है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बेसिकली गणित के अंदर हम इसके ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। हमारे को गणित में कहीं भी विस्थापन वेग बल की बात नहीं करनी है, ठीक। चलो, तो सदिश राशि क्या है वो समझ में आ गया है। नोट्स के रूप में इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ज्यामितीय रूप से अगर बात करें तो यह एक जो है बेसिकली लाइन होती है, यानी रेखाखंड होता है ये एक तरह का, और ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये है अपना क्या, ए बी वेक्टर, क्योंकि सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर। तो ये है अपने पास में एक ए बी वेक्टर, जो इसका ये सिरा जो है वो तो ए पॉइंट कहलाएगा, और इधर वाले को अपन कहेंगे बी पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, ए से बी, एरो क्या है, ए टू बी है, तो ए से लेकर बी की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्या, वेक्टर। और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये भी आपको पता चल गया। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा इस प्रकार से, ए बी के ऊपर एरो लगा दीजिए, तो जो भी सदिश है उसके ऊपर एरो लगा देने से वह वेक्टर यानी कि वह सदिश बन जाता है। जैसे कि कहीं पर अगर मान लो v लिखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे एक एरो लग गया, तो फिर ये जो है एक सदिश कहलाएगा। अब एक तो ये तरीका है सदिश को रिप्रेजेंट करने का, और ये इसका ज्योमेट्रिकल वे हो गया। या फिर हम कई बार ये भी देखते हैं बुक्स के अंदर कि वेक्टर को ऐसे थोड़ा सा डार्क जो है लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इस प्रकार से। ये देखो, ये ऐसे डार्क भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये वी है, ये डार्क रिप्रेजेंट करा है थोड़ा सा मैंने, ऐसे भी करते हैं, और कई बार एरो लगा के। बुक्स में आप ज्यादातर देखेंगे तो डार्क होते हैं, लेकिन जब आप खुद अपनी कॉपी में नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि एरो लगा हुआ हो, क्योंकि डार्क बनाएंगे तो ज्यादा समझ नहीं आता है, ठीक है। अब इस ये तो हो गई इसके क्या, दिशा की बात। जैसे एरो जो होता है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो दिशा। और जो ये आपका एरो होता है इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो इसकी जो लंबाई होती है उसका मतलब होता है इसका परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी अगर हमारे पास देखिए ये एक ए वेक्टर है और एक हमारे पास में ये बी वेक्टर है, तो देखिए ए वेक्टर है इतना सा और बी वेक्टर है इतना बड़ा, तो ए और बी इसमें से सीधी सी बात है किसका परिमाण ज्यादा है, तो बी वेक्टर जो है इसका परिमाण ज्यादा है। तो अब सदिश के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो जो परिमाण होता है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो देखिएगा मैग्नीट्यूड जो होता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका है, ठीक है। ये क्या है, तो v वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। समझ में आ गई बात। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए उसको। तो देखा आपने ए वी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर उसकी दिशा जो होती है वो एरो दिखाता है, और एरो की जो लंबाई होती है वो उसका परिमाण होता है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, तो बी वेक्टर का ज्यादा है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो वेक्टर के दोनों तरफ लाइनें खींच दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से ज्यादा है, ठीक है। ये देख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप देखिएगा कि हमारे पास में मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब धीरे धीरे हम अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स की डेफिनेशंस को जानेंगे और वेक्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहीं पर इतना पढ़ने के बाद एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि
समान सदिश क्या होते हैं? समान सदिश। अब समान सदिश का मतलब है इक्वल वेक्टर। ठीक है, समान सदिश का मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों जो है बराबर हो। क्या? तो समान सदिश का मतलब है कि ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो। समझ में आ गई बात? अगर दिशा समान नहीं है तब भी आप ये नहीं कह सकते कि वो समान है। समझ में आ गई बात? तो समान सदिश का मतलब है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। क्लियर? तो ये आप लिख लीजिए समान सदिश मतलब। तो देखो, दो सदिश, दो सदिश जिनकी जिनकी दिशा व परिमाण, दो सदिश जिनकी दिशा व परिमाण समान हो। ठीक है, अब ये तो आप ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट में याद रखें, अदरवाइज मैथमेटिक्स के रूप में लिखें तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। और दोनों की मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये दोनों कैसे होने चाहिए? तो दोनों समदिश। और समदिश का मतलब क्या हो गया? समान दिशा, समदिश हो। ठीक है, अब आप यहां बना सकते हैं, ये लो, ये ए वेक्टर और ये यहां से ये लो बी वेक्टर, ये लो। तो ये ए और बी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, एरो जो है इनके तीर जो है वो एक तरफ ही जा रहे हैं। और ए और बी दोनों की लंबाई भी क्या है? बराबर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो गई? सेम। तो इसे अपन क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं और अलग अलग जो सदिशों के प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा सदिशों के प्रकार। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। तो वेक्टर्स के जो अलग अलग टाइप्स है उनकी बात करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश। और बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, तो जो ये आप वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आपका ये जो एआई और डाटा साइंस का जो युग आ रहा है ना कि भाई एआई युग आने वाला है, एआई युग आने वाला है, इस एआई को बनाने के लिए जो व्यक्ति है, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है मैथमेटिक्स। उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए और खास करके लीनियर अलजेब्रा, आपका मैट्रिसेस, आपका प्रोबेबिलिटी, आपका स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें ही ज्यादातर काम आ रही है। क्योंकि मैं खुद, आपको पता ही है कि डाटा साइंस और एआई में बीएस कर रहा हूं, तो वहां पर हमें यही सिखाया जा रहा है और वहीं से मुझे पता चल रहा है कि अच्छा मैथमेटिक्स जो है वो डेली लाइफ में कैसे यूज की जा सकती है। तो दोस्तों आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें और इन चीजों को फिर आपको मैं साथ में प्रैक्टिकल यूजेस भी बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वाह यार, मतलब मैथमेटिक्स को इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है। केवल और केवल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ लेना, मैथमेटिक्स को समझ लेना ही उचित नहीं है। उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जा सकता है और वो आपको मैं एक्सपेक्ट देने वाला हूं। देखिएगा, शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब है इंग्लिश में जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, परिमाण की बात की जाए, तो वो तो होगा शून्य। और शून्य वेक्टर जो होता है, इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो कोई फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जीरो और ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो वो हो जाएगा जीरो वेक्टर। क्लियर? चलिए, तो शून्य सदिश का मतलब क्या है कि इसका
परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण शून्य होता है, ठीक है, वह इसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है, वह इसकी दिशा अनिश्चित, अनिश्चित होती है, ठीक है। और इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, तो जीरो और ऊपर वेक्टर लगा दो, ठीक है, बस इतना। तो शून्य सदिश, इसका परिमाण शून्य होगा और इसकी दिशा कोई फिक्स नहीं होगी, अनिश्चित दिशा होती है, जिस भी वेक्टर के साथ जुड़ेगा उसी की डायरेक्शन में बेसिकली ये चलेगा, और इसको जीरो और ऊपर एरो से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गई बात, ये था आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बाद में दूसरा आपके पास में आ जाता है और वो है इकाई सदिश, ठीक है। जीरो वेक्टर के बाद कौन आता है, इकाई सदिश। और इकाई सदिश को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, तो भाई जीरो का मतलब था जीरो परिणाम, ऐसे यहां पर यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 1। तो इसका परिमाण एक होता है, ठीक है। इसका परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, एक होगा, और इसी को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक अलग तरीके से किया जाता है। सर कैसे, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ऊपर कैप लगा देते हैं, इस प्रकार से टोपी पहना देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, टोपी पहना देते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति आया मेरे जीवन में जिसने मुझे टोपी पहना दी। एक व्यक्ति आता है और वो क्या कर देता है, टोपी पहना देता है। तो इकाई सदिश जो होता है उसे अपन ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कैप का मतलब क्या होता है सर, तो ए कैप का मतलब होता है कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए सदिश है, और इस सदिश को इसी के परिमाण से यानी मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड किया जाता है तो यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश निकल करके आता है। तो इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, और किसी भी वेक्टर का, किसी भी सदिश का यदि हम यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये तरीका है कि उस सदिश के अंदर उस सदिश के परिमाण का जो है भाग दे देंगे, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ए कैप क्या होता है वो समझ में आ ही गया है। और इकाई सदिश के साथ साथ इकाई सदिश जो है उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना होगा दोस्तों, तो एक होगा। तो ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। कोई भी दो इकाई सदिश जो है वो बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी दो इकाई सदिश कब बराबर होंगे, जब वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो और साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड में बराबर होने से कोई दो वेक्टर समदिश समान सदिश नहीं कहलाते हैं, ये पीछे मैं बता चुका हूं। समान सदिश की दो कंडीशन है, पहली मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो अगर कोई दो इकाई सदिश है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों डायरेक्शन सेम हो। इसलिए हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि दो इकाई सदिश समान सदिश है, नहीं। अगर उनकी दिशा समान है तो ही दो इकाई सदिश समान सदिश कहलाएंगे, क्लियर। क्योंकि मैग्नीट्यूड खाली सेम है, डायरेक्शन सेम हो और नहीं भी हो जरूरी थोड़ी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर जो है एक्स वाई जेड अक्ष जो है इनको रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम वेक्टर के अंदर इनको आई जे और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्टार मार्क लिख के करेंगे कि एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को आप आई कैप से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ऐसे ही वाई अगर अक्ष है तो वाई अक्ष को अपन रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। और ऐसे ही अपने पास में है
जेड अक्ष, तो जेड अक्ष को अपन रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। समझ में आ गई बात? तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष आई, जे और के कैप से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सम्मान सदिश, शून्य सदिश, इकाई सदिश समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद में अपन बात करेंगे स्थिति सदिश की, यानी पोजीशन वेक्टर की। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब अपना क्या है? स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, और किसी भी सदिश या किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसके पास उसके A1, A2 और A3 कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक है। ठीक है, एक्स अक्ष में है मान लीजिए A1, वाई में है A2, जेड में है A3। तो इस पॉइंट को अगर मैं ये चाहता हूं कि इस पॉइंट को जो है हम एक पोजीशन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करें, और मान लीजिए कि यहां पर है एक जीरो, अपना क्या है? जीरो, 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 यानी ओरिजिन। और ओरिजिन से ये इस प्रकार से कोई वेक्टर है। ठीक है, ये पी पॉइंट नाम दे दिया, ये ओ पॉइंट नाम दे दिया। तो हम चाहते हैं कि ये ओ से पी जो एक वेक्टर बना है, इस ओपी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करें। क्या करें? इस ओपी वेक्टर को अपन अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? तो ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा क्या? तो आप क्या करेंगे कि जो ओपी नाम है, तो बाद में कौन आ रहा है? पी। तो पी के निर्देशांकों में से ओ के निर्देशांकों को घटाएंगे और फिर वहां लिखेंगे। तो देखिए ओपी का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो एक्स अक्ष यानी कि A1, उसमें से इसका जीरो जाएगा, और साथ में ऐड क्या करेंगे? आई कैप, फिर प्लस A2 माइनस जीरो जे कैप, प्लस A3 माइनस जीरो के कैप। ठीक है, अब माइनस जीरो होने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ठीक है, ये आ गया ओपी वेक्टर। क्या आ गया? ओपी वेक्टर। तो ये जो ओपी वेक्टर है ये क्या कहलाएगा? एक स्थिति सदिश कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। किसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा? तो ये इस पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। किसका? इस पी बिंदु का। समझ में आ गई बात? तो A1, A2 और A3 आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जुड़ गया, यानी ये है एक्स डायरेक्शन का, ये है वाई डायरेक्शन, ये है जेड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब इस स्थिति सदिश को भी समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो इसको मैं जो है ऊपर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए। चलो नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है चौथा, और चौथा जो अपने पास में पॉइंट आता है वो आता है समरेखीय सदिश। क्या आ जाता है? समरेखीय सदिश। और समरेखीय सदिश का मतलब क्या है? तो समरेखीय सदिश का मतलब है कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा सर, अब कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे। ठीक है, अब समरेखीय सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर का मतलब है ऐसे सदिश, ऐसे वेक्टर्स जिनको आप जो है एक ही रेखा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो हम कह देते हैं समान दिशा में है, और अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में है। कैसे? आप यहां डायग्राम से समझिए, देखिएगा। ये एक ए वेक्टर है, ठीक है,
और एक इसी डायरेक्शन में है मान लीजिए बी वेक्टर। ठीक, तो ये देखो ए वेक्टर का सॉरी बी वेक्टर का एरो भी इधर जा रहा है, ए वेक्टर का एरो भी इधर जा रहा है, तो ये दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इन सदिशों को अपन क्या कहेंगे? समदिश, यानी समान दिशा वाले। तो समदिश समांतर समांतर सदिश, ये कैसे हैं? समदिश समांतर सदिश, यानी एक ही दिशा वाले हैं। ठीक है, और इनको वेक्टर्स के अंदर ये कंडीशन नहीं होती है कि ऐसी दो लाइनें या ऐसे दो वेक्टर जो कभी नहीं मिलते हो, नहीं। समांतर का मतलब यहां पर है कि दो वेक्टर है आपके पास में और वो अगर जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट भी जा रहे हैं तब भी वो समांतर कहलाते हैं, लेकिन अपोजिट में वो विपरीत समांतर कहलाएंगे, यानी अपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि लाइक वेक्टर्स, यानी कि समदिश है, समान है, लाइक करना है यानी कि समान है, समदिश है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो समदिश समांतर सदिश का मतलब हो गया दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर एक ऐसे जा रहा है तो ये है ए वेक्टर, और दूसरा मान लीजिए बी वेक्टर है ऐसे इधर भाग रहा है, तो देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विपरीत समांतर, विपरीत समांतर सदिश। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। अब समरेखीय सदिश के अंदर कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने से ज्यादा फायदा नहीं है कि हम ऐसे लिखे कि ऐसे दो सदिश जो दिष्ट हो और फिर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो समान सदिश, और अगर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो विपरीत समांतर सदिश कहलाते हैं। इतनी सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने समझा दिया कि समांतर जो समदिश समांतर का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही जाए, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ए और ये बी, देखो ये अभी अब जो है ये भी समदिश ही है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और सी वेक्टर ऐसे जा रहा है तो ए और सी विपरीत समांतर सदिश है। क्लियर? तो डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन की कोई जरूरत है नहीं अपने को, तो वैसे भी आगे कॉन्सेप्ट यूज करना है कि समांतर सदिश क्या होते हैं, विपरीत समांतर सदिश क्या होते हैं। ठीक, करिए इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है समतलीय सदिश। कैसे आ जाते हैं? समतलीय सदिश, यानी कि कोप्लेनर। यानी अभी तक अपन ने देखा था कि ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन में दोनों जा रहे हैं। अब समतलीय सदिश का मतलब क्या हो गया कि आप देखो भाई, समांतर सदिश ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्ड में चल रहा हो और एक बॉर्ड के बाहर चल रहा हो, लेकिन समतलीय सदिश का मतलब होगा दोनों के दोनों इसी बॉर्ड के अंदर या तो चलेंगे या दोनों फिर बाहर चलेंगे या दोनों ऊपर जा रहे होंगे, ऐसे समान प्लेन के अंदर। और प्लेन कब बनता है? जब एक्स वाई मिलता है या फिर वाई जेड या जेड एक्स, ऐसे दो एक्सिस मिल करके। ठीक है, तो ये जो है अपने पास में पांचवी डेफिनेशन है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब हो गया कि ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो। क्या हो? एक ही तल में स्थित हो। और अगर हमारे पास कोई भी दो ऐसे सदिश हैं जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो समान तल में स्थित समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो समान तल में स्थित सदिश, ठीक है, समान तल में स्थित, समान तल में स्थित सदिश, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समान तल के अंदर यानी एक ही प्लेन के अंदर स्थित जो सदिश होते हैं वो समतलीय सदिश कहलाते हैं। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि यदि कोई भी दो सदिश ऐसे हैं जो एक ही इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्ट होने का पॉइंट दोनों का एक ही है, दोनों वेक्टर्स का, तो फिर वो दोनों के दोनों सदिश समतलीय ही होंगे। समझ में आ गई बात? कैसे होंगे? समतलीय ही होंगे। यानी ये देखो, ये प्रारंभिक बिंदु है, मान लो यहां से एक वेक्टर ऐसे गया दूसरा ऐसे गया। अब ये जो इनका
प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु एक ही है, ठीक है। तो ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो ये ए और बी क्या होंगे, समतलीय, समतलीय होंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो समतलीय सदिश का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में समान तल के अंदर स्थित सदिश है वो। बस ये एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये याद रखना कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो ऐसे दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। हाँ, दो से ज्यादा वेक्टर्स है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो सभी सदिश एक ही तल में हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसको भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, एक वेक्टर ऐसे गया, दूसरा ऐसे निकला और तीसरा ऐसे आ रहा है मान लो, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब यहाँ पर क्या है, दो से ज्यादा वेक्टर निकल रहे हैं, तो ये समतलीय होना आवश्यक नहीं है, समतलीय होना आवश्यक आवश्यक नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था, दो वेक्टर्स हैं, दोनों अगर सेम प्लेन के अंदर स्थित होंगे, कब, जब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो समतलीय सदिश क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। समतलीय सदिश के बाद में आता है व्युत्क्रम सदिश यानी रेसिप्रोकल वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, अब हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रम सदिश, ठीक है, छठा पॉइंट, व्युत्क्रम सदिश, रेसिप्रोकल वेक्टर्स। अब रेसिप्रोकल वेक्टर्स का मतलब क्या है, सीधे सीधे इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सदिश जिनको अपन आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि परिमाण जो है उसका उल्टा होगा, ठीक है। मान लो ये इनवर्स की बात है, सीधी सी बात, तो ये ए इनवर्स का मतलब हो गया 1 अपॉन में ए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है अगर उसका उल्टा कर दिया, जैसे किसी वेक्टर का, किसी सदिश का परिमाण है मान लो 4, उसका उल्टा कर दिया 1/4, तो जो 4 है वो ए का मैग्नीट्यूड है, 1/4 किसका होगा, ए इनवर्स का होगा। तो बस ए इनवर्स का मतलब क्या है, ए का उल्टा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए कैप से, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर से, ए के, ठीक है। हालांकि ये वेक्टर में हर जगह मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ए कैप से मल्टीप्लाई करने पर ही मैग्नीट्यूड जो है वो ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ए कैप से मल्टीप्लाई का मतलब है कि उसको आप अदिश में बदल रहे हो, सदिश से किस में बदल रहे हो, अदिश में। वो चीजें आगे समझ आएगी, अभी ये ध्यान रखो कि ए इनवर्स का मतलब हो गया 1/a इंटू ए कैप, ठीक है। ए कैप लगाओगे तो ठीक, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए कैप का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, व्युत्क्रम सदिश यानी रेसिप्रोकल सदिश। समझ में आ गई बात। चलिए, इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना कि पीछे अपन ने जो पोजीशन वेक्टर की बात करी थी, है ना, ये स्टार डाल के लिखेंगे कि मान लो अपने पास में ए कोई वेक्टर है ना, क्या है, ए कोई वेक्टर है जिसके अंदर है ए, ए, ए कोई वेक्टर है जिसके अंदर क्या है, तो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। तो इसका अगर परिमाण निकालना हो, क्या, मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट आई कैप का जो है मल्टीप्लायर यानी A1 उसका स्क्वायर प्लस जे कैप यानी A2 का स्क्वायर प्लस A3 यानी के कैप का स्क्वायर, ठीक है। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी सदिश का अगर परिमाण निकालना है तो ये ए का क्या है, इसका परिमाण है, क्या है दोस्तों, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है।
मैग्नीट्यूड, ये ली। तो परिमाण है और परिमाण निकालने का तरीका क्या है, आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी वेक्टर का, किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको समझ में आ गई होगी और मुझे जो है पूरी कोशिश थी आज कि मैं लॉन्ग क्लास लूं, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बेसिक क्लास से अपन ने थोड़ा सा शुरुआत करी है, तो अपन इसको आगे जो है अब एक दो दिन में मैं रूटीन में आ जाऊं, फिर अपनी क्लासें लंबी लंबी लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं। आज भी 30 मिनट से तो ऊपर हो चुकी है। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस क्लास को जितना आप ज्यादा प्यार देंगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट क्लास को मैराथन क्लास के रूप में लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।